नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आप किसानों का अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम, जहां हम खेती किसानी से संबंधित महत्वपूर्ण विषय लेकर आते हैं और साथ ही हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं जो कि आपके उन विषयों से जुड़े हुए सवालों के जवाब देते हैं। तो आज का विषय क्या है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और आपके सवाल लेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे नैनो यूरिया किस तरीके से कृषि में क्रांति है, इसलिए आज का हमारा विषय है नैनो यूरिया कृषि क्रांति और आलू की खुदाई एवं रखरखाव। तो जो किसान अभी आलू की खुदाई कर रहे हैं उन्हें किस तरीके से इसका रखरखाव करना चाहिए, कौन कौन सी खास बातें हैं, कैसी सावधानियां हैं जिसे ध्यान में रखकर उन्हें खुदाई करनी चाहिए, तमाम बातें आज के कार्यक्रम में हम चर्चा में शामिल करेंगे और आपके इससे जुड़े हुए सवाल लेंगे। 2 टोल फ्री नंबर हैं जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 1800-1130-60, दूसरा नंबर है 1800-1130-61 टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, बस हमारा नंबर लगाएं और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि दोनों ही विषयों से जुड़े हुए हमारे साथ मेहमान इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे जो कि आपके सवालों के जवाब देंगे। तो आइए आपकी मुलाकात करवा देते हैं आज के हमारे दोनों ही मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रमेश वर्मा। बता दें आपको कि आप प्रबंधक है विपणन इफ्को नई दिल्ली में। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपसे हम नैनो यूरिया के बारे में समझेंगे, कैसे ये आज के समय में किसी क्रांति से कम नहीं है और कैसे हमारे किसानों की लागत भी कम होगी और साथ ही पर्यावरण के भी अनुकूल है और हमारी फसलों में इसका ज़्यादा बेहतर परिणाम भी हमें देखने को मिलेगा। इन तमाम बातों को विस्तार से समझेंगे, जानेंगे और आपके सवाल भी लेंगे। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर वीके गुप्ता। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गुप्ता आपका भी कार्यक्रम में। तो जैसा कि आज का हमारा दूसरा विषय है आलू की खुदाई कैसे करें और उचित तरीके से कैसे इसे स्टोर करें, रखरखाव किस प्रकार करें ताकि वेस्टेज कम हो और साथ ही आलू की गुणवत्ता भी बनी रहे, इन तमाम बातों पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर रमेश, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आज का जो हमारा विषय है ही है कि किस तरीके से जो नैनो यूरिया हो कृषि में कृषि क्रांति से कम नहीं, क्यों हम इसे क्रांति कह रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अभी हमारे जो खेती में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसके क्या है कि काफ़ी हानिकारक प्रभाव उस पर आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यूरिया का आप अभी देखें तो काफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसके कारण से पर्यावरण को विभिन्न रूपों में नुकसान हो रहा है। जैसे किसान यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो केवल 30 से 40% ही भाग फसल को काम में आ पाता है और बाकी उसमें जो विभिन्न प्रकार से प्रदूषण होता है, जैसे कुछ हवा में उड़ के नुकसान हो जाता है, वायु को प्रदूषित करता है, कुछ जल में घुलकर बह जाता है और जल स्रोतों को प्रदूषित करता है, मृदा को स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने द्वारा आह्वान किया गया था किसानों से कि हमारी धरती माता को बचाने के लिए हम यूरिया का इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए ताकि हम उसकी एक टिकाऊ खेती के लिए धरती माँ की सेहत को बनाए रखें। और इसी दिशा में इफ्को ने एक पहल करते हुए एक अनूठा नैनो तकनीकी आधारित उत्पाद तैयार किया है जिसका नाम है इफ्को नैनो यूरिया तरल। और जैसा कि मैं बताऊं, अच्छा, आप लेकर भी आए जी, ये जो एक बोतल है ये 500 ml की बोतल है जिसमें लिक्विड फॉर्म में हमारा जो नाइट्रोजन पोषक तत्व है वो उपलब्ध है और ये एक बोतल है, ये एक बैग के बराबर कार्य करती है। जैसे अभी हमारा जो एक बैग आता है वो 45 किलो का बैग आता है यूरिया का। अच्छा, 45 किलो का काम ये 500 ml की एक बोतल कर देती है। और जो सबसे खास बात है, ये पर्यावरण को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, यानी पूर्ण रूप से पर्यावरण के अनुकूल है और किसी भी प्रकार का। और जबकि इसकी उपयोग दक्षता की बात करें हम, जो इसकी जो पोषण उपयोग क्षमता है वो यूरिया की तुलना में बहुत ज़्यादा है और लगभग 80 से 90% तक ये पौधों में उपयोग हो जाता है। यानी जो आप 45 किलो का पूरा बैग बता रहे हैं उसे इस छोटी सी बोतल में उसको बदल दिया गया है, तो इसीलिए हम शायद इसको नैनो यूरिया भी कह रहे हैं, इसका छोटा रूप कर दिया गया। जी, तो चलिए इससे जुड़ी हुई हमारी आज की जो रिपोर्ट है पहले वो देख लेते हैं और नैनो यूरिया को और बेहतर से समझेंगे, कैसे इतनी छोटी सी बोतल में पूरा पोषण जो है यूरिया का आपको जो आपकी फसलों के लिए चाहिए वो इसमें समाहित है, कैसे इसका इस्तेमाल करें और कैसे ये पर्यावरण के अनुकूल है और जाहिर सी बात है कि इससे हमारे किसानों की लागत भी घटेगी। विस्तार से जानेंगे इस रिपोर्ट के बाद।
खेती किसानी में दिन पर दिन नई नई तकनीकें आ रही हैं। इन नई तकनीकों और संसाधनों के इस्तेमाल से न सिर्फ पैदावार अच्छी होती है, बल्कि किसान का समय भी बचता है। फसल की अच्छी पैदावार के लिए किसान अपने खेतों में खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब किसानों के पास एक और विकल्प आ गया है। अब किसान नैनो यूरिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नैनो यूरिया तरल यूरिया है। नैनो यूरिया नैनो तकनीकी पर आधारित उर्वरक है। फसल की क्रांति की अवस्थाओं पर नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करने से नाइट्रोजन की काफी अच्छी आपूर्ति हो जाती है, जिससे उत्पादन बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। नैनो यूरिया का इस्तेमाल पत्तियों पर छिड़काव के रूप में होता है और ये सामान्य दानेदार यूरिया की तरह जमीन में जाकर मिट्टी को भी दूषित नहीं करता है। नैनो यूरिया 500 ग्राम की बोतल में तरल के रूप में मिलता है। ये 500 ग्राम का तरल 50 किलोग्राम यूरिया पैकेट की क्षमता के बराबर होता है। अभी किसान अपने खेतों में 50 किलोग्राम यूरिया बैग का इस्तेमाल करके जितना फसल उत्पादन कर पाते हैं, उतना ही अब आप 500 ग्राम नैनो यूरिया का उपयोग करके फसल उत्पादन कर पाएंगे। नैनो यूरिया इस्तेमाल करने के काफी सारे फायदे हैं। नैनो यूरिया का इस्तेमाल करने से लागत कम होती है। मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने में भी नैनो यूरिया काफी फायदेमंद साबित होता है। साथ ही नैनो यूरिया पौधों के पोषण में भी मदद करता है। नैनो यूरिया का इस्तेमाल फसल की उपज तो बढ़ाता ही है, इसके अलावा ये पारंपरिक यूरिया से सस्ता भी है। मतलब भाई 1 एकड़ में जी। 10 बैग। तो बिल्कुल अभी आपने पूरी रिपोर्ट देखी और नैनो यूरिया के बारे में और विस्तार से हम समझेंगे कैसे हमारे किसानों के लिए ये वरदान है और इसीलिए हम नैनो यूरिया कृषि में क्रांति भी कह रहे हैं। अभी आपने रिपोर्ट देखने के बाद इस बात को और बेहतर तरीके से समझा होगा और जैसे कि हमारे जो मेहमान हैं वो भी इसके बारे में हमें बता रहे हैं। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे विषय के बारे में, जो कि आलू से जुड़ा हुआ है। आलू की खुदाई कैसे करें, रख रखाव किस तरीके से करें, बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वी के गुप्ता जी हैं। डॉक्टर गुप्ता, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि आलू की खुदाई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे किसान पूरी मेहनत करके यहाँ तक तो पहुँचते हैं, लेकिन अगर खुदाई में चूक हो जाती है या फिर सही तरीके से इसका रखरखाव नहीं किया जाता तो यहाँ भी वेस्टेज होने की आशंका बढ़ जाती है। क्या कहना चाहेंगे? गुप्ता साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब हम आपको सुन पा रहे हैं। जी बताइए। हम सभी जानते हैं कि आलू अगर हम भारत देश में अगर उसके परिदृश्य को देखें तो विश्व में आलू उत्पादन में भारत दूसरा स्थान आता है जी। और लगभग हमने पिछले सालों में 53 मिलियन टन आलू का उत्पादन हमने किया था। तो अगर इन आंकड़ों को देखा जाए तो हमें आलू को खुदाई से लेके पूरे रखरखाव तक आलू को सुरक्षित रखना बहुत जरूरत है, जिससे कि पूरे साल हम आलू को उपलब्ध हमारे उपभोक्ता हैं उनको करा सके। अगर आप देखें 10 से 15% लगभग आलू जो है अगर सही ढंग से रखरखाव न किया जाए या फसल खुदाई के दौरान उसमें कुछ डैमेज हो जाए या उसमें चोट लग जाए तो उससे लॉस होते हैं और वो लॉस बहुत बड़े होते हैं। आप अगर देखें तो 5 से 7 मिलियन टन आलू हम खराब हो जाता है हमारा। तो इसलिए इस मुद्दे पर इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है, जिससे कि हम सड़ रहा है जो हमारा खराब होने वाला आलू है उसको हम बचा लें, जिससे वो एक प्रकार से उत्पादन ही माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि जो बर्बादी है अगर उससे आप रोक ले तो वो भी अपने आप में एक लाभ है, प्रॉफिट है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो इस तरीके से सही प्रबंधन नहीं करने की वजह से या जानकारी के अभाव में खराब हो जाती है, नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए आलू की फसल पर आज हम बात करेंगे। आपने इतनी मेहनत की है तो यहाँ खुदाई में चूक ना हो, आपकी फसल खराब ना हो और बाजार में आपको अच्छा भाव मिले, इसलिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें। आइए देखते हैं इससे जुड़े हमारी ये रिपोर्ट। आलू की खुदाई और रखरखाव काफी अहम काम है। आलू की खुदाई करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। खुदाई करते समय सबसे अहम बात ये है कि आलू कटे फटे नहीं। आलू की खुदाई उस समय करनी चाहिए जब आलू के कंदों के छिलके सख्त हो जाए।
हाथ से खुदाई करने में ज्यादा मजदूरों के साथ समय भी ज्यादा लगता है। ऐसे में बैल या ट्रैक्टर से चलने वाले डिगर से खुदाई कर सकते हैं। इससे आलू का छिलका भी कम छिलता है, जबकि हाथ या हल से आलू कट जाते हैं। आलू की खुदाई से पहले ये जरूर देख ले कि कहीं आलू का छिलका कच्चा तो नहीं है। कुछ आलू को खोदकर अंगूठे से रगड़े। अगर छिलका उतर जाए तो खुदाई कुछ दिन तक नहीं करनी चाहिए। खुदाई के बाद कटे सड़े आलू छांट कर निकाल दे। ऐसा नहीं करने पर कटे और सड़े आलू अच्छे आलूओं को भी सड़ा देते हैं। खुदाई के बाद कटे, छिले, फटे और बीमार आलूओं को निकालकर बचे हुए स्वस्थ आलूओं को 1 से 1.5 मीटर ऊंचे और 4 से 5 मीटर चौड़े ढेर बनाकर छाया में सुखाएं। आलूओं को सुखाने से फालतू नमी सूख जाती है और आलूओं की क्वालिटी में सुधार होता है और वे सड़ने से बच जाते हैं। आलू को हवादार जगह में ढक कर रखना चाहिए। आलू की क्यूरिंग में 10 से 15 दिन लगते हैं, जो वातावरण और आलूओं की किस्म पर निर्भर करता है। सही क्यूरिंग हो जाने से आलू के घाव ठीक हो जाते हैं और छिलका सख्त हो जाता है। सभी काम पूरा कर लेने के बाद आलूओं को उनके आकार के हिसाब से अलग अलग बोरियों में भरकर बाजार भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल, तो अभी आपने ये रिपोर्ट देखी और आलू पर हमने आपको विस्तार से रिपोर्ट दिखाई। आपको हमने बताया कि कैसे बातों का ध्यान रखें आप। हमारे साथ वीके गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, जैसा कि अभी हमने रिपोर्ट में भी देखा और हमने बताया भी किस तरीके से कौन सी बातें हैं जिसका हम ध्यान रखें। आगे हम आपसे और भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर रमेश, जैसा कि हम शुरुआत में हमने बात की कि कैसे हमारे वो किसान जो कि यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, नैनो यूरिया उनके लिए वरदान है, कई तरह के इसके लाभ हैं। तो मैं चाहूँगी कि सिलसिलेवार तरीके से हम समझें कि कौन कौन से इसके लाभ हैं। जी, थोड़ा सा मैं इसमें जानकारी देना चाहूँगा। जैसे नैनो वर्ड, जैसे हम एक सामान्य यूरिया कहते हैं, तो किसान के लिए एक नैनो यूरिया जो है, नैनो सबसे तात्पर्य है कि बहुत ही सूक्ष्म कणों में इसको परिवर्तित कर दिया गया है। और जो इसके हम एक उदाहरण से समझना चाहें तो जो हमारे बाल हैं उनकी मोटाई यदि नैनो में नापें तो वो लगभग 80,000 नैनोमीटर की मोटाई या इससे भी अधिक होती है। तो आप ये देखिए कि इतनी सूक्ष्म पोषक तत्व में हो गए। और जैसे यूरिया का एक पिल है, एक यूरिया जो दाना है वो 1 से 3 मिलीमीटर मोटाई का होता है। और यदि हम उसको नैनो में देखें तो उसके लगभग 55,000 हिस्से होंगे, तो वो नैनोमीटर में परिवर्तित होता है। और साधारण शब्दों में 1 मीटर यदि हम किसी का 100 करोड़ हिस्से करें तो उसका एक हिस्सा नैनोमीटर कहलाएगा। जी, एक कॉलर है नैनो यूरिया पर ही, आइए उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार जितेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो मैम, नमस्कार जी जितेंद्र जी, मुझे सुन पा जी, क्या जानना चाहते हैं, कोई विशेष बात? मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, इसका छिड़काव हमें कब करना चाहिए? अच्छा, छिड़काव कब करना चाहिए? जी बिल्कुल, अच्छा सवाल है, इस पर हम चर्चा करने वाले थे। तो डॉक्टर रमेश क्या बताना चाहेंगे, कब छिड़काव करें? चलिए शुरुआत यहीं से ही कर लेते हैं। देखिए, इसमें एक तो ये है कि हम नैनो यूरिया का इस्तेमाल सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो अनाज वाली हो, दाल वाली हो, तेल वाली हो, फल सब्जियां, फूल, सभी प्रकार की फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें यह है कि इसका जो छिड़काव है, मतलब इसका जो उपयोग है, वो केवल पत्तियों पर छिड़काव के माध्यम से ही किया जाता है। तो इसके लिए हमें आवश्यक है कि पहले जो हम बुआई के समय जो भी हम खाद देते हैं, जो आपका यूरिया, डीएपी या जो भी आप खाद बुआई के समय देते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं करनी है। और जब आपकी फसल यदि बीज से हमने बुआई की है तो अंकुरण के 30 से 35 दिन बाद जब फसल की अवस्था जिसमें पत्तियां निकल आती हैं और इस तरह पे आ जाती हैं कि हम उस पर कोई चीज़ छिड़काव कर सकते हैं, तो उस समय इसको हमको पहला छिड़काव नैनो यूरिया का करना चाहिए। और इसकी जो डोज है वो हमें 2 मिलीलीटर से 4 मिलीलीटर की डोज प्रति लीटर के हिसाब से डालते हैं। तो उसमें हमें ये है कि जैसे ये बोतल है, इसका यदि जैसे जो 15-16 लीटर का हमारा जो स्प्रे टैंक होता है, उसमें हम जैसे इसका 2 ढक्कन उस एक टैंक में डाल सकते हैं 15 लीटर में, और उसमें स्प्रे कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं इस पे और थोड़ा सा विस्तार से हम आपसे बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो
हाँ नमस्ते मैडम, नमस्ते साहब। मैं नंद किस गाँव बाराबंकी हाँ, से। जी, जी। मैं जानना ये चाहता हूँ, जो हमारी यूरिया तीन चार प्रकार की है। एक पहले साधारण यूरिया करती थी डालने में, फिर निम्नलिपिक यूरिया पड़ी, एक तरह यूरिया, फिर ये नैनो यूरिया। तो हमें बुआई के पहले किस हिसाब से डालना चाहिए, क्योंकि जब कोई फसल बोते हैं उससे पहले भी तो हमें डालना पड़ता है, तो किस और बुआई के समय किस प्रकार से डालना चाहिए और कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरा मेरा सवाल ये है आलू से लेकर के कि आलू हम एक तो कोल्ड स्टोर ले जाते हैं, उसमें कौन सी रख रखाव रखनी चाहिए, जो मार्केट ले जाते हैं उसमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, दोनों सवाल हम आपके ले लेते हैं। काफी जागरूक किसान है ये हमारे। जी, जी। और यूरिया के बारे में अच्छा, हाँ उन्होंने ये भी कहा कि पहले तो नीम लेपित यूरिया भी काफ़ी हमारे किसानों ने इस्तेमाल किया, उसके भी लाभ हमने बताए। अब ये क्योंकि नैनो यूरिया लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो क्या वो जो नीम लेपित यूरिया वाले लाभ थे, क्या वो अभी किसानों को मिल पाएंगे इस फॉर्म में? और इनका सवाल ये था कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल करें, बुआई से पहले और फसल के दौरान क्या अनुपात रहना चाहिए और क्या तरीका रहना चाहिए? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है इनका। और इसमें ये है कि जैसे पहले हमारा यूरिया, सामान्य यूरिया भी आता था और नीम लेपित भी आता था, लेकिन वर्ष 2015 से सरकार ने जो खेती में जो यूरिया इस्तेमाल हो रहा है उसको सभी को नीम लेपित यूरिया ही कर दिया है जी। तो उसके नीम लेपित करने के बाद, क्योंकि नीम लेपित यूरिया की थोड़ी जो पोषक क्षमता है उपयोग वो अधिक होती है, 10% से 15% तक अधिक होती है। इस कारण से उसके बैग को साइज को भी 50 किलो से 45 किलो का कर दिया है। क्योंकि जितना साधारण यूरिया 50 किलो का बैग काम करता है उतना ही नीम लेपित 45 किलो का करता है। अब इसमें है कि जैसे अब नैनो यूरिया का जो हम प्रयोग करते हैं वो केवल हम करते हैं छिड़काव के माध्यम से। तो जब हमको बुआई के समय किसी फसल में जो हमने खाद देना है, डीएपी, यूरिया, वो हमारी जो भी उसमें अनुशंसा है उसी के आधार पर हमको बुआई के समय वो देना है। और जो यदि मान लीजिए यूरिया का जैसे गेहूं में 20 से 22 दिन पे पहला जो पानी लगता है उसके साथ भी किसान यूरिया देते हैं, क्योंकि उस टाइम फसल छोटी होती है, तो उस समय भी आपको साधारण यूरिया का इस्तेमाल करना है। लेकिन फसल की जब अंकुरण के 30 से 35 दिन बाद या जो रोपाई की फसलें हैं उसमें 20 से 25 दिन बाद का समय हो तो हम इसका स्प्रे करेंगे और उसके बाद हमें सामान्य यूरिया का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। यानी हम कह सकते यानी कहने का मतलब आपका ये है सर कि एक ही फसल में जो सामान्य रूप से जो हमारी यूरिया मिलती नीम लेपित उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा और ये नैनो यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस समय का और फसल की क्या स्थिति है, कहाँ कितने समय की होगी, वो उस पर निर्भर करेगा। क्या कहना चाहेंगे? जी, मतलब इसमें ऐसा कि जो खड़ी फसल में जो भी यूरिया का इस्तेमाल करते हैं उसको हम 50% या उससे अधिक हम उसको कम कर सकते हैं। हालांकि बुआई पे जो यूरिया हमें डालना है वो तो डालना पड़ेगा, उसमें हम कटौती नहीं कर सकते हैं। लेकिन खड़ी फसल में हम इसको मतलब यूरिया की कुल मिला के कहना चाहें तो हम यूरिया की खपत को आधा कर सकते हैं, जिससे जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है यूरिया के कारण से उसको हम बचा सकते हैं और हम उसके मतलब धरती की सेहत भी रहेगी और पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहेगा। ठीक है, डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर गुप्ता, जो हमारे दर्शक थे इन्होंने आलू के बारे में भी पूछा कि कुछ जो आलू होते हैं वो हम कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं और कुछ बाजार में साथ के साथ बेचने के लिए ले जाते हैं, तो दोनों में किस तरीके से रख रखाव का ध्यान रखना है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारे किसान भाई का, और मैं समझता हूँ कि इसके उत्तर में बहुत सारी चीजें समाहित हैं। पहला ये कि हम किसान भाइयों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि भंडारण और जो भी हमारे उसको बचाने के तौर तरीके हैं वो हमारे खेत से ही शुरुआत होती है उनकी। तो ये जो भी किसान भाई हमारे खुदाई करने वाले हैं, और बहुत सारे क्षेत्रों में अभी खुदाई शुरू शायद हो चुकी है या होने वाली है, तो ये बहुत ही प्रासंगिक भी है कि 10 से 15 दिन अगर तापमान, अब जिस क्षेत्र में तापमान अधिक है तो वहां पर कम से कम 1 हफ्ते पहले पानी बंद कर दें, और इसके बाद फिर वो जो ऊपर की आल है, जो पत्ते हैं वो काटें, और उसके 10 से 12 दिन बाद खुदाई शुरुआत करें। एक चीज और ध्यान रखें कि खुदाई करते समय जो खेत में नमी है वो ऐसी हो कि ना तो वो मिट्टी चिपके और ना ही वो गीली हो। तो ये आप देख लें कि जो क्षेत्र की प्रक्षेत्र क्षमता जिसे बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी, उसके 50% से अधिक पानी ना हो और ना उससे कम पे फिर वो बहुत सूखा हो जाता है, खुदाई में आलू को घायल होने के चांस रहते हैं। दूसरा है तापमान पे ये ध्यान रखना है कि 30 डिग्री से अधिक तापमान होने पर आलू को खेत में कतई ना छोड़ें, और अगर वो खेत में छूट जाता है तो आप ये मान के चलिए कि वो उसमें खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। खासकर जो प्रसंस्करण वाली किस्में हैं उनमें
जो भी किसमें चिप्स बनना है या फ्रेंच फ्राई बनना है, जी, जी। तो उसके शुगर बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाता है। तो किसान भाइयों को तापमान देखना है, नमी देखना है, और कब पत्ते काटने हैं, कब पानी बंद करना है। अब इनका प्रश्न आता है कि जो बाजार भेजना है, तो बाजार भेजने वाले आलू को हम 2 श्रेणी में बांट सकते हैं। एक तो ये कि एक नया आलू जिसे बोलते हैं हम, बाजार में जब आता है शुरुआती में, तो वो कैसा भी आलू छिलका कच्चा होता है, हम खोद के बाजार में सिर्फ श्रेणीकरण करके, उसका ग्रेडिंग करके बाजार में भेज सकते हैं। लेकिन कुछ आलू आप ये भी देखते होंगे कि आलू पका हुआ आता है, जो मुख्य फसल का आलू होता है। ये तो अगेती फसल का होता है, तो उसको कच्चा, उसकी त्वचा सहित खा लेते हैं। लेकिन जो मुख्य फसल का आलू होता है, उसका छिलका मोटा होता है, पका हुआ होता है। तो ऐसे जो आलू होते हैं, उनको अगर आप अपने यहाँ पर, एक बात किसान भाई जरूर ध्यान दें कि एक साथ कभी भी आलू की खुदाई ना करें, क्योंकि आलू के जो मूल्य हैं, दाम हैं, वो बड़ी जल्दी घटते बढ़ते हैं। तो किसान जब होलसेलर उनको पता चल जाता है कि अब आवक आलू की बढ़ रही है, तो रेट बहुत जल्दी नीचे आ जाते हैं। तो किसान भाई अपने, अगर खोदना मजबूरी है तो खोद लें, लेकिन अपने क्षेत्र, अपने प्रक्षेत्र में ही उसका भंडारण छायादार स्थान में कर सकते हैं। जी जी, ठीक है। मैं आपसे इस पे भी बात करूंगी कि अपने जगह पर अगर कोल्ड स्टोरेज नहीं ले जा रहे हैं तो किस तरीके से इसका स्टोरेज करें। लेकिन एक कॉलर है, हमें इसके लिए आपको रोकना पड़ेगा, कॉल ले लेते हैं। जी, हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र कुमार जी, बताइए क्या सवाल है? आप देवास मध्य प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं, सवाल बताइए। हेलो जी नमस्कार, सवाल बताएं। हाँ सर, हम आलू की फसल करते हैं प्रसंस्करण के लिए। ये अपना चिप्सोना 3 वैरायटी जी। तो इसके अंदर जो फसल है वो मिनी स्प्रिंकलर द्वारा की जाती है, तो मिनी स्प्रिंकलर में नैनो यूरिया दिया जा सकता है क्या? जी डॉक्टर साहब, आप बताना चाहेंगे? जी, एक बार इनका हाँ चले हम गुप्ता साहब, डॉक्टर गुप्ता सुन पा रहे हैं आप इन्हें? हाँ, जैसे आलू की फसल में यूरिया के बारे में जानना चाह रहे हैं। हाँ, नैनो यूरिया आलू की फसल में हम जैसे नैनो यूरिया, जैसे हम आलू का जब अंकुरण होता है बिजाई के बाद, तो उसके अंदर हम जो 30 से 35 दिन की अवस्था है उस पर हम पहला छिड़काव कर सकते हैं। और उसमें 2 से 4 मिलीलीटर, मैंने बताया जैसे एक 15 लीटर का जो टैंक है उसमें हम इसमें 2 ढक्कन इसमें डाल के स्प्रे कर सकते हैं। और उसके 2 स्प्रे की जरूरत पड़ेगी हमको। दूसरा जो स्प्रे है वो पहले स्प्रे के 20 से 25 दिन बाद हम दूसरा स्प्रे करेंगे। और उसके बाद हमें मतलब जैसे उन स्प्रे के माध्यम से हमें केवल नैनो यूरिया देना है उस समय, और जो सामान्य यूरिया की हमको छिड़काव जो छिट्टा विधि से देते हैं वो हमें आवश्यकता नहीं होगी। जी बिल्कुल, आप भी कुछ बताना चाहेंगे डॉक्टर गुप्ता इस पर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, उन्होंने जो क्योंकि नैनो यूरिया उनका विषय है, तो मैं समझता हूँ कि ये उनका आंसर बहुत ही जो अच्छा उन्होंने बताया ठीक है। हाँ, अभी और भी दर्शकों से कहीं कुछ सवाल हो तो आप ज़रूर हम तक पहुँचाएं। और नैनो यूरिया पर हम कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे कि आपने बताया कि इसके लिक्विड फॉर्म के लाभ क्या है। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी मन में उठता है कि कहाँ हम 45 किलो का पूरा बोरा यूरिया का इस्तेमाल करते थे, वहीं इतने छोटे से बॉटल में ये वही, मतलब आप कह सकते हैं इसका स्वरूप बदल गया है। तो क्या इसके इस्तेमाल की विधि में जो फ़र्क आया है, उसमें जितना पहले यूरिया लगता था उसे कैसे हमारे किसान समझे? क्योंकि अभी तक दूसरे फॉर्म में इसका इस्तेमाल कर रहे थे, अब इसको स्प्रे करना है, तो इसको समझ पाना थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज़रूरी होगा किसानों के लिए। बिल्कुल। मैं इसमें बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि जैसे नैनो यूरिया है, इसमें जो हमारे जो नाइट्रोजन के पोषक तत्व हैं वो काफ़ी सूक्ष्म मात्रा में है, यानी नैनोमीटर हैं उनका। 20 से 50 नैनोमीटर साइज के जो पार्टिकल्स हैं। और इसका क्या कि जब हम पत्तियों पे छिड़काव करते हैं तो पत्तियों पे जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, उनके माध्यम से ये, क्योंकि बहुत सूक्ष्म आकार के होते हैं और उसके छिड़काव करने के बाद बहुत जल्दी से अवशोषित कर लिए जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो इसका क्योंकि इसको नैनो इकाई में होने के कारण से सूक्ष्म आकार, इतने सूक्ष्म आकार में होने के कारण से इसका जो सतही क्षेत्रफल है, यदि हम यूरिया से तुलना करें तो 10,000 गुना इसका सतही क्षेत्रफल यूरिया की तुलना में अधिक होता है, जिससे इसका अवशोषण और इसकी जो
पौधे में जो जाने की क्षमता है और उसके बाद जो उसका उपयोग होता है वो बड़ा तीव्र गति से होता है, जिसके कारण, और दूसरा इसमें यह है कि ये पौधे को एक लंबे समय तक उपलब्धि कराता है। जैसे हम सामान्य यूरिया देते हैं उसमें क्या होता है कि कुछ समय तक ही वो यूरिया की आपूर्ति करता है, जबकि नैनो यूरिया का छिड़काव करने के बाद ये फ्लोएम के माध्यम से जो ऊतक होते हैं पौधे के, उनमें पूरे पौधों के सभी भागों में फैल जाता है और उसको लंबे समय तक उसकी नाइट्रोजन की आपूर्ति पौधे की आवश्यकता अनुसार करता है। ये उसकी सबसे खासियत है। और इसमें क्या होगा कि जैसे सामान्य यूरिया के इस्तेमाल में देखा गया कि जब किसान भाई अधिक इस्तेमाल करते हैं यूरिया का, तो पौधों में जो उनके जो ऊतक हैं वृद्धि अधिक हो जाती है और पौधा मुलायम होता है। अधिक मुलायम होने के कारण से उसमें बीमारी और जो हमारे कीड़े मकोड़े का प्रकोप होने की संभावना अधिक होती है, जबकि नैनो यूरिया के इस्तेमाल करने से ये संभावना इस तरह की नहीं होती है और चूंकि पौधे को उसकी आवश्यकता के हिसाब से ही नाइट्रोजन मिलता है। तो ये एक इसका सबसे महत्वपूर्ण जी जी। एक कॉलर है हमारे साथ, आइए बात कर लेते हैं हम। हेलो 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 जी, यशवंत जैन जी बताइए क्या सवाल है आपका? शिवपुरी से बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि हमारा एक तो नैनो यूरिया होता है और दूसरा नीम लिपिड यूरिया होता है। एक तो नैनो यूरिया जो आपने बताया है कि जो उसमें आता है लिक्विड टाइप का, और एक नीम लिपिड यूरिया आता है। तो हम चाहेंगे कि हमको कौन सा ऐसा यूरिया उपयोग करना चाहिए जो हमें सस्ता पड़े। नीम लिपिड करना चाहिए, जैसे भारत सरकार ने, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने नीम लिपिड यूरिया का ज्यादा वो करके और एक हमको एक अच्छी देन दी है। और हम चाहेंगे कि दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जो आलू की हम खेती करते हैं और आलू को जिस प्रकार खोदते हैं तो वो कट जाता है, जी जी, जिससे क्या है कि वो खराब हो जाता है। बिल्कुल इस पर इस प्रकार कटे नहीं, और ऐसी कौन सी विधि के कारण हम उसको रखें, और संधारण के लिए हम कौन से। जी यशवंत जी, हम समझ गए आपके दोनों सवाल और कुछ तो इसके बारे में बता चुके हैं आलू पर, जिससे कि हमको सही रूप जी। से मुझे लगता है आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं, दोनों ही वैसे तो आपके सवालों के हम जवाब दे चुके हैं कार्यक्रम की शुरुआत में, लेकिन ठीक है आपको और थोड़ा बेहतर तरीके से समझाने के लिए हम रिपीट कर देते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि इनका भी वही सवाल है कि जो नेम लिपित यूरिया है और नैनो यूरिया है, इसका कब कब कैसे कैसे इस्तेमाल करें और क्या किस तरीके से इस्तेमाल करें, ये भी जानना चाहें इन्होंने। जैसे यशवंत जी, मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि जैसे नीम लेपित यूरिया है, जो साधारण हमारा यूरिया है, बुआई के समय आपको वही इस्तेमाल करना है, क्योंकि उस समय हमें जो फसल को आवश्यकता होती है उसमें मृदा में उसको अप्लाई करना होता है, और मृदा में प्रयोग के लिए हमको बुआई के समय वही यूरिया नीम लेपित आपको काम में लेना है। लेकिन खड़ी फसल में जब हम नैनो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं तो उस समय आपको साधारण यूरिया की आवश्यकता नहीं है, जी जी, और उस समय आप नैनो यूरिया का 2 छिड़काव करके और अपने जो उस सामान्य यूरिया की खपत को आप आधा या इससे अधिक कम कर सकते हैं। जी, अब चलिए हम डॉक्टर गुप्ता के पास चलते हैं। डॉक्टर गुप्ता, जैसे कि इन्होंने कहा कि खुदाई के वक्त कई बार घायल हो जाता है आलू, कट पड़ जाते हैं, इससे एक तो आलू खराब होने की आशंका तो रहती है, और जहाँ कट पड़ा वहाँ समझिए भाव उसका गिर गया। तो ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी विधि का इस्तेमाल करें, कैसे खुदाई करें आलू की कि उसमें कट ना पड़े। देखिए, जो भी इस प्रश्न का जो उत्तर है वो मैं समझता हूं कि आप इसमें बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। जैसे कि अगर खेत में नमी की कमी है तो आप जब मिट्टी बहुत ज्यादा जो है हार्ड होगी तब खुदाई में आलू जरूर कटेगा। तो हमको इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि आप उचित नमी पर ही आप खुदाई करें। नमी कैसे समझे, किस तरीके की मिट्टी की कितनी नमी हो सकती है? ये सबसे अच्छा तरीका नमी का समझने का ये है कि आप एक जिस जगह में आपको खुदाई करनी है वहां पर आप किसी भी यंत्र से, छोटे यंत्र से आप खोद कर देखें। अगर उसमें मिट्टी आलू ऊपर से जो है नमी दिख रही है लेकिन वो आलू में नहीं चिपक रही है, तो आप ये मानिए सबसे अच्छी स्थिति खुदाई की वो है। अच्छा। दूसरी बात है कि खुदाई करने के तरीके और यांत्रिक जो तरीके हैं वो भी आ गए हैं बाजार में। आप उन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक सिंगल रो डिगर बोलते हैं, डबल रो डिगर होता है। तो उनमें एक रबर पैड लगा होता है और एक वाइब्रेशन होता है, तो मिट्टी को नीचे से वो उखाड़ते हुए आलू को जो है
हिलाते हैं मिट्टी और आलू को, जिससे कि मिट्टी नीचे बैठ जाती है, आलू एक तरफ गिर जाता है। तो बहुत सारे बाजार पे यंत्र भी आ गए हैं, अपने अपने जो उनकी पहुंच है, संसाधन जो ले सकते हैं किसान भाई उनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज आपको याद रखना है कि नमी उचित होनी चाहिए, जिससे कि आलू डैमेज ना हो। जी बिल्कुल। तो आपने नमी के बारे में बताया कि कैसे पहचान करें अपने खेत की कि ये सही समय है आलू की खुदाई का। वो भी आपने जाना कि अगर आलू में मिट्टी चिपक नहीं रही है लेकिन बहुत ज़्यादा ना सूखी है ना गीली है तो वही सही समय है। बहरहाल इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मर जाएगा। ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी है, बने रहें हमारे साथ। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नैनो यूरिया पर और साथ ही बता रहे हैं आपको कि आलू की खुदाई में और साथ ही उसके रखरखाव में कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान हमारे किसान रखें। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हमारे साथ धीरज सिंह जी हैं जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया। हेलो धीरज जी, पहले आप टेलीविजन को म्यूट कर दें, अपना सवाल पूरा करें। जी धीरज जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो धीरज जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। धीरज जी, अगर आप अभी हमें टेलीविजन से सुन रहे हैं तो आप दोबारा हमारा नंबर ट्राई करें। जैसे ही आपका नंबर लगेगा ज़रूर हम आपके
सवाल को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब, जैसे कि हम नैनो यूरिया के बारे में बात कर रहे हैं, आपने कुछ बातें बताई। अब यहाँ पे समझना चाहेंगे आपसे कि जो छिड़काव की विधि है उसमें कौन कौन सी सावधानियां हैं जो बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जैसे कि बता रहे कि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं इस्तेमाल होता और हमारे जो फसल है वो पूरी तरीके से उसे कवर भी करे जी और बर्बादी भी ना हो जी। मौसम को भी लेकर के फिर या फिर जो हवाओं के रुख है क्या उनका भी ध्यान रखना चाहिए छिड़काव करते हुए, क्या बात कौन कौन सी खास बातें? देखिए इसमें ये है कि कुछ हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो इससे हम और बेहतर लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये कि जब भी हम बोतल को इस्तेमाल करें तो उससे, जैसे ये बोतल है इसको एक उपयोग लेने से पहले इसको अच्छे से हिला लें। तो उसमें प्रयोग से पहले इसको अच्छे से हिलाएं और ये ध्यान रखें स्प्रे सुबह या शाम के समय करना अधिक लाभदायक है। और सुबह जब जैसे ओस है, जो पत्तियों में यदि कोई ओस है वो सूख जाए और उसके बाद हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि उस टाइम बहुत तेज़ हवा ना चल रही हो या वर्षा आने की संभावना ना हो। और यदि स्प्रे करने के बाद बरसात आ जाती है 12 घंटे के अंदर तो हमें इसका स्प्रे दोबारा करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमारा पूरा ये पौधों में अवशोषित नहीं हो पाएगा तो इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। और इसके अलावा 12 घंटे अगर बीत जाते हैं और उसके बाद बारिश होती तब तो हाँ नहीं, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद इसका ये पूरा हमें लाभ मिलेगा। और इसमें ये कि हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल साफ होना चाहिए और स्प्रे जो का नोजल है वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि साफ होना चाहिए। हाँ, कट नोजल और जो फ्लैट फैन नोजल हैं वो इसके लिए काफ़ी उपयुक्त हैं। तो हमें जब नैनो यूरिया का स्प्रे करना हो तो हमें कट नोजल या फ्लैट फैन नोजल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि पानी जो है जो इस्तेमाल करें बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, तो मैं इस पर भी आपसे मैं समझूंगी कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हार्ड वाटर है, खार है जहाँ पर पानी में, तो क्या उस पानी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? लेकिन एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, अर्चना जी बताइए सवाल क्या है आपका? जयपुर राजस्थान से बात कर रही हैं आप? हाँ जी जी नमस्कार। नमस्कार, मैं ये पूछना चाह रही थी नैनो यूरिया जो है वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो अपन घर में लगाते हैं उनमें किस तरह से वर्क करता है? क्या उसमें भी ये हमें सक्सेस रेट दे सकता है? ठीक है, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। वो मेरे ख्याल से जो लोग किचन गार्डन का इस्तेमाल करते बनाते हैं या फिर टेरेस गार्डन या फूलों की खेती करते हैं घर पर या फिर वैसे भी, तो क्या वो तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है अर्चना जी का। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो भी पौधा जिसको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है उसमें सभी प्रकार के पौधों में हम नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे घर पे जो लोग गमलों में लगाते हैं, सजावटी पेड़ पौधे लगाते हैं या किचन गार्डनिंग करते हैं, उसके अंदर भी नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो जो जैसे मैंने बताया कि ये इसका उपयोग केवल स्प्रे के माध्यम से होगा, यानी पत्तियों पर छिड़काव करके ही हम इसको काम में ले सकते हैं। और 4 ml जो प्रति लीटर की डोज, क्योंकि घरों में किचन गार्डनिंग के लिए छोटे छोटे स्प्रे होते हैं 1 लीटर या 2 लीटर, तो वही जब छोटे छोटे इस्तेमाल बहुत कम है और व्यावसायिक रूप से आपको नहीं करना, तो मतलब जो सामान्य यूरिया है वही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आप क्या कहेंगे? नहीं, लेकिन सामान्य यूरिया के काफ़ी हानिकारक प्रभाव होते हैं। अच्छा। और दूसरा, क्योंकि हम घर पे लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा मतलब किसी प्रकार का कोई प्रदूषण ना हो और हमें जो क्वालिटी है वो भी अच्छी मिले। नैनो यूरिया में एक ये भी है कि इसके इस्तेमाल से जो उत्पाद है, हमारे जो भी उत्पाद है, फल हैं, सब्जी है, जो भी अनाज जो उत्पाद प्राप्त होता है उसकी जो गुणवत्ता है वो भी, पोषण गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी प्राप्त होती है और उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। और चूंकि इसका इस्तेमाल आसान है तो हम ये कर सकते हैं, बुआई के समय आप जो भी आप खाद जमीन में डालते हैं वो डालें और खड़ी फसल में जो पौधों में पत्तियों पर आप इसका स्प्रे करें। जी जी ठीक है, मैं आगे आपसे बात करूंगी, लेकिन आइए हम आलू पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर गुप्ता, आलू पर जैसे कि आपने बताया कि खुदाई के वक्त किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, खेत की स्थिति क्या होनी चाहिए, ये तो हमने समझ लिया। उसके बाद वो किसान जो कि कोल्ड स्टोरेज में स्टोर नहीं करना चाहते और घर में ही या फिर अपने खेत में ही किसी तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं, उन्हें क्या सलाह देंगे? किस तरीके से बेहतर विकल्प या बेहतर विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं वो आलू को स्टोर करने की? देखिए, हम पहले पिछले मुझे लगता है कि 5 साल या उससे पहले हमारे बहुत सारे किसान भाइयों की ये समस्या होती थी कि एक साथ ही आलू के रेट नीचे आ जाते हैं। तो उसके लिए जब किसान भाई को इस बात के बारे में पता नहीं होता था कि वो अपने क्षेत्र में ही आलू को भंडारण कर सकता है, अपने क्षेत्र में जहाँ पे छायादार स्थान है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, 1 से 1.5 मीटर चौड़े ढेर लगाना है और एक
मीटर ऊंचा ढेर लगाना है। उससे ज्यादा ऊंचा करने पर उसमें आलू एक दूसरे के ऊपर आता है और फिर उसकी जो हीट है, जो उसकी गर्मी है, वो बाहर नहीं निकल पाती है। तो ऐसे स्थान में ढेर लगा दें जो हमने खोद रखा है आलू को, और इसके बाद उसमें 6 से 7 इंच घास फूस या पराली से उसको ढक दें। और इसके बाद आप अगर देखें तो 10 से 15 दिन के अंदर ही जो उसमें कटा फटा जो भी ऐसे आलू थे, वो जो क्योरिंग के दौरान वो आलू भी ठीक हो जाते हैं। ऐसे आलू की भी एक प्रकार से उसकी जो खाल है, उसकी त्वचा है, वो मजबूत हो जाती है। और अब इसको हम कब तक भंडारित कर सकते हैं? ये जब तक मानसून नहीं आता तब तक हम उन ढेरों पर आलू को भंडारित कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर गुप्ता, ये बताइए, जो आप आलू का ढेर बता रहे हैं, तो क्या ये बेडनुमा ये ढेर बनाए कि मतलब एक पहले आलू की एक परत या फिर पहले आलू कुछ नीचे बिछाएं फिर उसके ऊपर, मतलब एक शेप बेडनुमा बेहतर रहता है या फिर? जी, ढेर का मतलब ये हुआ कि हमने सपोज हमारे पास 10 कुंटल आलू है, तो हमने 10 कुंटल आलू को एक ऐसी जगह ढूंढी जहां पर छाया है और वो निचले स्थान में नहीं आता है, वहां पानी जमा नहीं होता है। कुछ किसान भाई इसमें नीचे बालू भी डाल देते हैं। तो अगर वो ऊंचे स्थान पर और छायादार स्थान पर उसको एक ढेर, मतलब आप जब एक दूसरे के ऊपर आलू आप डालते चले जाएंगे तो वो 1 मीटर ऊंचा ही होगा। 1 मीटर ऊंचे से ऊपर जब आप ले जाएंगे तो ढेर को और चौड़ा करना पड़ेगा। जी, तो आपका भी 1 मीटर रहेगी और 1 से 1.5 मीटर ऊंचा होगा। और अगर जो किसान भाई ऐसी विधि से अपने यहाँ और उसके ऊपर से 6 से 7 इंच मोटी पराली की परत डाल देंगे, तो आप ये देखेंगे 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड जो सेल्सियस आपका तापमान है वो उसमें कम हो जाता है। उसके अंदर वो एक प्रकार से वो देसी फ्रिज बन जाता है। और अब उसके अंदर कुछ किसान भाई और ऐसी युक्ति लगाते हैं कि जो एक परफोरेटेड पाइप होता है 3 से 4 इंच मोटा, अगर लंबा ढेर है, काफी लंबे उसमें जाना है, तो 10 मीटर के बीच में अगर 3-4 वो जो छेद वाला पाइप है वो बीच में रख के और उसका ऊपर जो है निकाल दें, तो उसकी जो गर्मी है वो निकलती भी रहती है और उसमें हवा का आदान प्रदान अच्छा होता है। बात आती है कि इसको कितने समय तक हम इस विधि से भंडारण कर सकते हैं। तो इस विधि का भंडारण जब मानसून आने के पहले तक, एक साधारण तौर पर किसान भाई को यह समझना है कि ये जब तक कूलर हवा ठंडी देता है तब तक ये विधि कामयाब होती है। जी, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि एक किसान ने जब एक प्रश्न पूछा था कि ऐसे आलूओं को हम जिनको कोल्ड स्टोर ले जाना चाहते हैं उनको हम क्या करें, तो ये भी एक जरूरी है बताना कि उनका श्रेणीकरण करके कटे फटे जो आलू हैं उनका उस समय ही उपयोग कर लिया जाए या बाजार भेज दिया जाए, और जो भी स्वस्थ और मजबूत त्वचा के आलू हैं उनको ही कोल्ड स्टोर ले जाया जाए। और कोल्ड स्टोर में भी 2 तरीके से आलू का भंडारण होता है। तो आलू हम बीज के रूप में उपयोग लेना है हमको अगले साल, उनका 2 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, वहां पर 90% नमी के आसपास जो है 90 से 95% नमी के उसमें भंडारण होता है। लेकिन जिन किस्मों को हम शुगर फ्री किस्म बोलते हैं या जिन किस्मों से हमको चिप्स बनाना है, जिनका हम प्रसंस्करण करना है, उन किस्मों को 10 से 12 डिग्री सेल्सियस में उनका भंडारण करते हैं। और इसके बाद उसमें साथ में ही CIPC नाम का एक जो केमिकल है उसकी भी फॉगिंग करते हैं, जिससे कि 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है उसमें उसके अंकुरण में जो है उसको सपोर्ट करता है। तो अंकुरण को रोकने के लिए CIPC केमिकल होता है। लेकिन जो स्टार्च जो शुगर में कन्वर्ट होती है कम तापमान पर, उसको जो है हम 10 से 12 डिग्री में करने से वो कन्वर्ट जल्दी नहीं होती है। जी, आप कहेंगे कि स्टार्च शुगर में कन्वर्ट क्यों होती है? क्योंकि श्वसन प्रक्रिया में शुगर की आवश्यकता होती है, और अगर हम शुगर जितनी श्वसन प्रक्रिया में यूज हो गई, इसके बाद जो शुगर आपका बच जाता है उस कारण से आलू मीठा हो जाता है। जी, एक कॉल ले लेते हैं। जी, हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है हेलो किसान में। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? क्या चने मूंग की दलहनी फसलों में नैनो यूरिया का प्रयोग किया जा सकता है? दिनेश जी हैं सीकर से हमारे साथ, राजस्थान से। क्या ये दलहन फसलों में ये नैनो यूरिया इस्तेमाल हो सकता है? दिनेश जी, मैं बताना चाहूँगा आपको
इसको हम सभी प्रकार की फसलों में इसको प्रयोग में ले सकते हैं, और चूंकि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है वो काफ़ी कम रहती है, तो इसलिए हमें ऐसी फसलों में हम 2 मिलीलीटर 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम डोज रखेंगे, और उसका दलहनी फसलों में 1 स्प्रे ही पर्याप्त रहेगा। जी जी। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में आया कि जैसे हम और भी रसायन इस्तेमाल करते हैं फसलों में, मान लीजिए कीटनाशक हैं या फिर और पोषक तत्व हैं, तो क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में और कई सारे हमारे जो इस तरह के पोषक तत्व है उन्हें भी हम लिक्विड फॉर्म में ही इस्तेमाल करते हैं, तो क्या साथ में या एक साथ घोल करके भी इसका प्रयोग किया जा सकता है? क्योंकि इससे श्रम भी बचेगा, समय भी बचेगा, और अगर नुकसान नहीं है तो इसमें बुराई नहीं है कुछ। हाँ, देखिए ये क्योंकि हम किसान को अपनी फसलों में कई प्रकार के स्प्रे करने होते हैं, और चूंकि हम स्प्रे नंबर कम करके हम खेती की लागत को घटा सकते हैं और अधिक लाभ ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे मान लीजिए हमारा जब नैनो यूरिया का इस्तेमाल करने का समय हो, और उस समय यदि हमको किसी भी जैसे कीटनाशक दवाई या आपके जो फफूंदनाशी दवाई का स्प्रे करना हो, तो हम उसको मिला सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सावधानी रखनी होगी। पहले हमें उसे एक जार टेस्ट कर लें। जार टेस्ट का मतलब है कि हम पहले जो हमारी डोज है, जैसे 1 लीटर में मान लीजिए आपने 2 ग्राम दवा मिलाना है, तो उसको कम पानी में वो डोज मिला के और उसमें नैनो यूरिया का जो डोज है 1 लीटर का वो डाल के थोड़े कम पानी में उसको टेस्ट कर लें। यदि घोल में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, घोल फटता नहीं है या कोई अक्षेप नहीं बनता है, तो आप उसको मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि कोई अक्षेप बनता है, घोल फट जाता है, तो आप उसमें ना मिलाएं। जी चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपकी कॉल्स हम लेते रहेंगे। अगर कोई सवाल आपके अभी बाकी हैं जिनका जवाब हमारे इस कार्यक्रम में भी आप तक नहीं पहुंच पाया, तो ज़रूर हमें फ़ोन करें। छोटा सा ब्रेक। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार
किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कृषि में नैनो यूरिया के लाभ के बारे में और साथ ही कैसे हमारे किसान आलू की खुदाई करें और किस तरीके से सही विधि से इसका रख रखाव कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 2 टोल फ्री नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर फ्लैश हो रहे हैं। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। राहुल जी बताइए क्या सवाल है। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। मैम स्टोरेज के दौरान या फिर मार्केट वगैरह से जब हम आलू लेकर आते हैं मैम, उसको काट के देखने पर उसके अंदर काली सड़न दिखती है मैम, तो वो कौन सी फंगस होती है वो जानना था मैम। और जो नैनो टेक्नोलॉजी चल रही है आजकल, बहुत नैनो टेक्नोलॉजी चलती है, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, मेरे को उसके बारे में भी थोड़ी विस्तृत जानकारी चाहिए। जी ठीक है, डॉक्टर गुप्ता क्या बताना चाहेंगे। जो इन्होंने बताया कि आलू जब कोल्ड स्टोर से निकाल कर लाते हैं, काटते हैं तो अंदर काला भाग दिखाई देता है, क्या होता है ये। देखिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने प्रश्न पूछा है। जो स्टोर से आलू निकलता है, स्टोर से आलू जब बाहर आता है और हम लोग देखते हैं काट के कि बीच में उसमें हालो हार्ट यानी कि काला काला जो है ना, बीच में उसका जो एरिया होता है वो काला हो जाता है। तो ऐसे ये आलू जो है ना, ये फिजियोलॉजिकल जो है ना डिसऑर्डर्स में आते हैं। ये कोई इसमें नहीं होती है, लेकिन होता क्या है कि ये जब आलू के ट्रांसपोर्टेशन में ऑक्सीजन या अधिक तापमान के दौरान भी आलू खोदने के ऐसा होता है, और इसके लिए कुछ किस्में भी सुग्राही होती है जो ज्यादा आता है। तो ये किसान भाई ये ध्यान रखें कि कोल्ड स्टोरेज के दौरान जब CO2 का फ्लश यानी कि CO2 की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो बीच बीच में उसको निकालते रहना चाहिए, जिससे कि ऑक्सीजन रिप्लेस होती रहे एक अच्छी हवा से। जी तो एक कारण और हो सकता है कि दूसरे कारणों से भी आलू में डैमेज हो जाता है। ये मैं बताना चाह रहा था कि हम सभी किसान भाइयों को ये ध्यान देना है कि जब आलू की खुदाई हो और उस दौरान जब आलू को हम एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखें कि आलू को 1 से 1.5 फीट ऊंचाई से अधिक ऊंचाई से उसको पटके नहीं। अगर आप आलू को इतनी ऊंचाई से पटक देंगे तो ऊपर तो नहीं दिखेगा पहले कि वो उसमें डैमेज हो गया है, खराब हो गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसमें अंदर एक खराबी आ जाएगी। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि अंदरूनी चोट जरूर आलू में पहुंच जाएगी अगर आप ऐसा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता, आप हमारे साथ जुड़े और आलू से जुड़ी इतनी विशेष जानकारी आपने साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और हमारे साथ डॉक्टर रमेश है। डॉक्टर रमेश, क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है तो बहुत कम शब्दों में मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो हमारे दर्शक नैनो यूरिया प्राप्त करना चाहते हैं कहाँ से प्राप्त करें, और एक हमारे दर्शक थे जो कि जानना चाहते थे कि इसके बारे में तकनीक क्या है। तो तकनीक तो क्या, ये जो भी नए तरीके से यूरिया का हम रूप देख रहे हैं ये क्या है, थोड़ा कम शब्दों में देखिए। इसमें ऐसा है कि जो नैनो यूरिया एक नैनो तकनीक आधारित उत्पाद है, और नैनो तकनीक का आजकल विभिन्न जो हमारे जैसे उद्योग हैं, स्पेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और मेडिकल है, एग्रीकल्चर है, इसमें सभी में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम इसका अधिकतम लाभ कैसे ले सकें। नैनो तकनीक हम उत्पाद को अधिक लाभदायक कैसे बना सकें, कैसे उसको प्रभावी बना सकें। और दूसरा ये भी है कि जैसे नैनो यूरिया है, दुनिया का ये
पहला नैनो यूरिया तरल उत्पाद है कि जो कि इफ्को ने बनाया है और भारत सरकार द्वारा भी ये अधिसूचित किया गया है। कहाँ से प्राप्त करें जल्दी से? और इसमें यह है कि नैनो यूरिया को हम जो इफ्को के जो सहकारी समितियां हैं, किसान सेवा केंद्र हैं, इनके जो IFDC हैं, फ्रेंचाइजीज हैं, वहाँ पे इसको खरीदा जा सकता है। और इसके अलावा सबसे एक खास बात बताना चाहूँगा मैं आपको, हम इसको घर बैठे भी मंगा सकते हैं, क्योंकि यूरिया से 10% सस्ता है। 240 रुपये इसका मूल्य है। और ये आप ऑनलाइन जो ifcobazaar.in हम वेबसाइट है इफ्को की, उस पर आप बिना किसी अतिरिक्त मूल्य के घर बैठे इसको मंगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमेश आपका भी, आपने इतने अच्छे से और इतने सरल शब्दों में समझाया नैनो यूरिया के लाभ के बारे में और क्या है ये भी आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। इसी के साथ ही आज के हमारे हेलो किसान में फिलहाल इतना है, लेकिन कल का हमारा विषय क्या होगा ये डालते हैं नजर। कल का हमारा विषय कृषि यंत्रों का प्रयोग करते समय सावधानियां और साथ ही ज़ायद मौसम में सब्जियों की खेती, ये दोनों ही विषय हम कल लेकर आएंगे। और आप अपने सवाल हम तक ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। आप चाहे तो फेसबुक से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा, लाइक करें, फॉलो करें और अपने सवाल हम तक पहुँचाएं। अब नोट कर लें हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर 1800113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान इस नंबर पर आप कॉल करें और अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम हमारी YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल के साथ। यहाँ लेंगे इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। वेस्ट इंडीज की टीम को दी शिकस्त, अब बारी श्रीलंकाई टीम की। टीम इंडिया तैयार है अपने अगले मिशन के लिए। देखिए 3 मैचों की T20 सीरीज का सीधा प्रसारण DD स्पोर्ट्स पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। DD किसान, बदलते भारत की शान। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा
पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।